नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अग्निवीर आ गए, अग्निपथ पर चलते हुए देश के सीमा के प्रहरी बनने जा रहे हैं। जोश और जज्बे के साथ अग्निवीरों के पहले बैच के साथ पीएम ने आज बाकायदा संवाद किया और संवाद के इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जिस तरीके से पीएम ने अग्निवीरों के साथ बातचीत की, संवाद किया, मायने साफ हैं। अग्निवीरों पर पूरा भरोसा है और भरोसा अपने सेना के रणनीतिकारों पर है, जो बहुत थोड़े समय में इन अग्निवीरों को वो ताकत और वो कौशल देंगे जिसके जरिए ये पूरी तरीके से भारतीय सेना की आन बान शान और उसके रण कौशल के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे और गौरव और परंपरा जो भारतीय सेना का इतिहास है उसको जानते और समझते हुए अपने जवानी को देश की रक्षा की खातिर पूरी तरीके से समर्पित करेंगे। हालांकि बहुत छोटा कार्यकाल होगा। शुरुआती दौर में हम अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए सारी बातों को समझाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस अग्निवीर योजना को लेकर के देश में तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से सरगर्म हुई और उस पर ढेर सारे बयान हुए, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन अब अग्निवीर भारतीय सीमा और भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी हकीकत बन चुके हैं। इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता और इसी के साथ अब यह माना जा सकता है कि भारत अपने अग्निवीरों के जरिए भारतीय सेना की आन बान शान को और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखेगा, क्योंकि 135 करोड़ के आवाम की यही चाहत है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि अग्निवीर योजना आखिर में है क्या। यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। युवा जोश और सोच के साथ लेकर चलने की सरकार और सेना की पहल अग्निवीर योजना पिछले 1 साल से पूरी तरह से प्रभावी है। अब आप एक एक करके हम आपको इसकी खासियत बताते हैं। केंद्र सरकार ने सेना में अग्निपथ योजना की शुरुआत की है और उसको अमली जामा पहना दिया है। अग्निपथ योजना के जरिए देश के लिए अग्निवीर तैयार किए जाएंगे और किए जा रहे हैं और कर दिए गए हैं। ये आज प्रधानमंत्री के संवाद के साथ ही ये तय कर हो चुका है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। आप उसकी मुख्य बातों से रूबरू हो रहे हैं, देखते जाइए। एक एक करके हम आपको सारी बातें बता रहे हैं अग्निवीर योजना की। सेनाओं को ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा, इन अग्निवीरों को। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें। सशस्त्र सेनाओं से निकलने के बाद इन अग्निवीरों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये आप देखते जाइए एक एक करके। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भी भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप एक एक करके देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो अग्निवीरों के संबंध में तय की गई है और जो सियासत इस पर हो रही है उसके जवाब में सारी बातें सामने आ गई हैं। राज्य और केंद्रीय विभाग भी अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देंगे, ये बात भी हम आपको बताते चलें, क्योंकि अग्निवीर अगर भारतीय सीमा के प्रहरी बनेंगे तो रिटायरमेंट के बाद बहुत अल्पकाल का समय होगा, उसके बाद भी वो बेरोजगार नहीं होंगे। प्राइवेट बड़ी कंपनियां भी अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर अवसर देंगी, ये बात भी सामने आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं अग्निवीर के लिए आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 23 साल होनी चाहिए। अधिकतम की बात की जा रही है, 17 से 23 साल। पहले 21 थी, उस पर राजनीति हुई, जब बवाल खड़ा हुआ तो सरकार ने इसको 23 साल कर दिया। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सारी बातें बता रहे हैं।
युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद वो भारतीय सेना के लिए अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रेनिंग का समय भी, ट्रेनिंग और कार्यकाल का समय 4 साल का होगा। ये हम आपको बताते चलें। लड़के एवं लड़कियों दोनों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको भर्ती का मौका दिया जाएगा, तो कोई इसमें भेदभाव नहीं। 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर जवानों का मूल्यांकन होगा। अब आप देखते जाइए, 4 साल जब सेवा दे देंगे उसके बाद उनका मूल्यांकन होगा और वो भारतीय सेना के रणनीतिकार और विशेषज्ञ इसका मूल्यांकन करेंगे, जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। अब आप देखते जाइए, 25% को उनके सेवा को एक्सटेंड किया जाएगा। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए महीने वेतन मिलेगा। ये आप जानते चलिए, पहले साल में 30,000 रुपए महीने वेतन मिलेगा। इसमें से 70% यानी 21,000 रुपए अग्निवीरों को वेतन के रूप में दिए जाएंगे। देखते चलिए आप ग्राफिक्स के जरिए, शेष 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे। कार्यकाल के दौरान ही ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक एक करके हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अग्निवीर अब हकीकत बन चुका है भारतीय सेना का, जहां तक संदर्भ है, अग्निवीर कॉर्प्स फंड में इतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी हर महीने जमा किया जाएगा। ये आप देखते चलिए। तो वो आगे चल के फंड क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। सेवा के दूसरे साल अग्निवीर का वेतन बढ़कर 33,000 हो जाएगा और उसे 23,100 रुपए वेतन मिलेगा। ये आप देखते चलिए, जब वेतन बढ़ेगा तो उसको कितना मिलेगा और फंड में कितना जाएगा वो भी हम आपको बता दें। तीसरे साल 36,500 रुपए उसको वेतन उसका हो जाएगा और मिलेगा उसको 25,580 रुपए। ये तीसरे साल का वेतन होगा, बाकी वो फंड में जाएगा। और चौथे साल उसका वेतन 40,000 रुपए हो जाएगा और हाथ में उसको 28,000 रुपए मिलेगा, बाकी का उसके फंड में जमा हो जाएगा। इस तरह 4 साल में अग्निवीरों की कुल बचत करीब 5.2 लाख रुपए होगी। ये आप देखते चलिए, 5.2 लाख रुपए उस 4 साल के कार्यकाल में वो कमाएगा। सरकार की ओर से इतनी ही रकम उसके राशि में जमा कर दी जाएगी, मतलब 10 लाख से कुछ अधिक, अर्थात 11 लाख 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद अग्निवीर को सेवा निधि की पूरी रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो 11 लाख से अधिक होगी। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे उनकी भर्ती होगी और किस तरीके से उनको वेतन मिलेगा और कितना उनको फंड मिलेगा। ये रकम करीब 11.71 लाख रुपए होगी और ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। युवा जोश और सोच के साथ और साथ ही साथ युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने की एक बड़ी पहल के तहत सेना का ये एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। हालांकि इस पर ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं, इसके क्या मायने हैं और जिस प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म के तहत भारतीय सेना अभी तक जो काम कर पाई है, जो अपनी सेवाएं दे पाई है और जिसके कारण उसके युद्ध कौशल की चर्चा पूरे दुनिया में होती है, क्या ये अग्निवीर उसमें 4 चांद लगा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सियासत हो रही है और ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों की क्या मान्यता है और क्या वो समझते हैं, हम आज उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र से। आपका बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया और पहला बैच तैयार हो जाएगा, उस तैयारी की शुरुआत भी हो गई बाकायदा। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को बिल्कुल निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करें तो एक प्राइम मिनिस्टर की प्राथमिकता देने का मतलब यही है कि एक तो अग्निवीरों में विश्वास रहे कि वो एक फॉरगॉटन चैप्टर नहीं होंगे, साथ ही साथ और जो नए अग्निवीर आने वाले हैं उनके लिए भी एक फेथ है कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ये इग्नोर्ड नहीं है। जैसा कि बोला जा रहा था कि ये बेकार है, लोगों के साथ धोखाधड़ी है। सरकार अगर अपनी प्रायोरिटी में अग्निवीर को रख रही है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज पूरी की पूरी सोसाइटी में जाता है, पूरे देश में जाता है, फौज के लिए भी जाता है। अगर आप देखें
तो इस पर सियासी पार्टियां काफी सरगर्म थी और रही हैं और आगे भी रहेंगी। 2024 आने वाला है सर, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और सरकार के स्तर पर अब अग्निवीर योजना के बड़े फायदे जानबूझ के दिखाए जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? दो बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो। कोई भी अगर सरकार की नीति अगर नई आती है और अगर उसका प्रोटेस्ट होता है, मेरे तरफ से उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहे हैं, इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म हमारे अपने अच्छे लोग करते हैं, हमारी भलाई के लिए है, सो दैट हम उसको ठीक कर पाए। जहां तक 24 का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर सकती हैं क्या, लेकिन पब्लिक, अग्निवीर, फौज, आप, मैं एक अच्छा इवैल्यूएशन करें और अगर कहीं पर कोई चीज गलत पाई जाती है तो उसको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन दें, उसको ठीक करें। फौज भी खुली होनी चाहिए इस बात के लिए। मैं कहता हूँ सरकार को भी खुलना चाहिए कि अगर कोई बात निकल कर आती है जो शायद अग्निवीर, फौज और देश के लिए खराब है, उसे ठीक किया जाए, क्यों ना किया जाए। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। जी जी जी। आप जो इवेल्युएट कर पा रहे हैं सर, क्योंकि ये पहला बैच है जिससे प्रधानमंत्री ने संवाद किया, रक्षा मंत्री ने भी संवाद किया, संबोधन भी हुआ और अग्निवीर पूरी तरीके से जोश में दिख रहे थे। जो इवेल्युएट आप कर पा रहे हैं वो क्या है सर? थोड़ा देश भी जानना चाहेगा इस बारे में। मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। हमारे लिए, फौज के लिए क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, अग्निवीर की अपनी काबिलियत स्टेक पर है और सरकार का भी ये एक नया पॉलिसी डिसीजन स्टेक पर है। इसलिए मुझे लगता है तीनों ही स्टेक होल्डर्स अपना बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। इंडियन आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि अग्निवीर एक अंडर ट्रेन्ड आदमी हो, हम चाहेंगे कि वो जितना नॉर्मल टाइम में उसको हम ट्रेनिंग देते थे और अगर उसकी ये ट्रंकेटेड ट्रेनिंग है तो उस ट्रेनिंग के दौरान कहीं कोई कमी ना रह जाए। बढ़ चढ़कर फौज ने उन्हें ट्रेन जरूर किया है, जिससे कि जब वो यूनिट में जाए, सरहद पर जाए, तो कहीं किसी तरह की कमी ना हो। साथ ही साथ अग्निवीर का जोश इसलिए है क्योंकि उसको भी एक पॉइंट प्रूव करना है कि मैं कम ट्रेंड नहीं हूँ, मैं एक फौजी हूँ और बिल्कुल पूरी तरह से फौजी हूँ। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि अब पॉलिसी डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये प्रूव कर कर दिखाना है अपनी सोसाइटी को, अग्निवीर को, अपनी फौज को कि अगर हमने कुछ सोच समझकर डिसीजन लिया है तो वो देश के लिए अच्छा है। आपको क्या लगता है सर कि बहुत थोड़ा समय है, 6 महीने में वो ट्रेनिंग जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है, सेना के जवान हों, अधिकारी हों, उस स्तर पर 6 मंथ इज एनफ? क्या ये काफी होगा? अगर इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली देखें, इमरजेंसी कमीशन में भी लोग इसी तरह लिए गए थे, कारगिल में भी लिए गए थे, कारगिल वॉर के टाइम भी लिए गए थे। जवानों की ट्रेनिंग जो है वो एकदम से कम कर दी गई थी। साथ ही साथ एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो अफसर का काडर है जी जी, उसमें आईएमए में ट्रेनिंग होती है 18 महीने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओटीए में ट्रेनिंग होती है 10 महीने। जी 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 जी। अब आप ये कहना चाहेंगे कि जो ओटीए का अफसर है वो शायद कम काबिलियत वाला बिल्कुल होगा? बिल्कुल। पिछले 50 साल से हम ये देख पा रहे हैं कि काबिलियत नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग से डिसाइड नहीं होती जी, ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले के जज्बे से होती है। आप किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि ट्रेनिंग के दौरान ये कभी हम नहीं कह पाएंगे कि जो 10 महीने ट्रेनिंग करता है वो 100 राउंड फायर करेगा और जो कम ट्रेनिंग करता है वो 50 राउंड फायर करेगा। ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है, अगर 100 राउंड फायर करने का, तो वो 100 राउंड फायर जरूर करेगा पास आउट होने से पहले। तो ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन अपने आप में कोई कमी नहीं लगा। यस, जो कम ड्यूरेशन वाला आदमी है उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जो 10 महीने ट्रेनिंग कर रहा है
और अगर उसके 5 माइल का फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है तो 5 मील उसके अलग होंगे और 6 महीने करने वाले के अलग होंगे। 5 मील ही रहेंगे। 5 मील को आपने जितने मिनटों में एक्सेलेंट में अगर पास करना है तो आपका एक्सेलेंट टाइम चेंज नहीं होता। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी कम नहीं करे जाते। टाइम ड्यूरेशन के वजह से आप उसमें और ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। 24 घंटे में शायद आप 25वां घंटा ढूंढ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, चूंकि एक बड़ा चैलेंज है सैन्य विशेषज्ञों के सामने, और जिसके लिए हमारे देश के सेना के वो विशेषज्ञ, वो ऑफिसर्स, रणनीतिकार पूरी दुनिया में विख्यात हैं। इवन कि चाइना और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन है वो भी मानते हैं कि भारतीय सेना के रणनीतिकार वो बहुत प्रखर हैं, तेज हैं। तो ये 6 महीने में जो चैलेंज मिला है ये युद्ध की ही तरह है। वो तो क्या इस चैलेंज को हमारे रणनीतिकार या ट्रेनर्स एक्सेप्ट कर चुके हैं? मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जी एक मेंटल मेकअप भी जरूर आया होगा हमारे ट्रेनर्स में, जी सेंटर्स में, ईच डायरेक्टरेट में, हर एक रेजिमेंट में, कि हम अपने इन लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे और कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जब हम यूनिट में जाते हैं, जब आप बताइए एक अफसर जो 1 साल 18 महीने की ट्रेनिंग कर जाता है और दूसरा अफसर जो 10 महीने की ट्रेनिंग करके जाता है, उसकी रेजिमेंट में फिर से जो कि केवल 1 महीने की ट्रेनिंग फिर से होती है। बिल्कुल बराबर की ट्रेनिंग होती है। तो ड्यूरेशन को लेकर मुझे लगता है अगर फिक्र होनी चाहिए, अगर चैलेंज होना चाहिए, तो वो मेरी फौज का चैलेंज है। जी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, फौज कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं सकती। जी जी वो सिर्फ कोशिश ये करेगी, जो चैलेंज आएगा, जैसा मैंने अभी कहा कि 24 घंटे में मैं 25 घंटे की ट्रेनिंग कैसे कराऊं, तभी जाकर वो जो टाइम नैप है वो मेकअप होगा। सो आप इस तरफ से निश्चिंत रहिए। रेजिमेंट्स की जो सेंटर्स हैं उनकी जो इथॉस है, उनके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें वो कभी भी किसी भी हालत में कोई कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर आपने सेंटर में किसी भी वजह से ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अगर लोअर करे भी तो वो रेजिमेंट में पकड़ा जाएगा। जी 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 तो इसलिए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मुझे लगता है किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। यस, चैलेंज है। चैलेंज तो ये भी है गवर्नमेंट के लिए कि भाई मैं अपना बजट कैसे अप डाउन करूं। चैलेंज तो फौज के लिए भी है कि मेरे पास पूरी फौज होनी चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि पिछले कोविड के दौरान हम फौज में भर्ती नहीं कर पाए। 1 लाख से ज्यादा लोगों की कमी हो गई, क्योंकि लोग रिटायर चले गए। चैलेंज अग्निवीर को भी है, तो उसे लगता है कि ये जो बड़ी भारी भरकम ट्रेनिंग है उसको मैं कम ड्यूरेशन में कैसे करूंगा, मेरा 4 साल बाद क्या होगा। दीज आर चैलेंजेस, और चैलेंजेस को फेस करना मुझे लगता है फौज का रूटीन काम है। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। इसमें ऐसा बताया गया है, खबरें भी हैं कि 46,000 लोगों को 1 साल में भर्ती किया जाना है, और जो डिवीजन होगा वो सेना के 3 अंगों में होगा। तो ये अग्निवीर अलग अलग जाएंगे या पहले एक साथ आएंगे, ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूं सर, और देश भी जानना चाहता है। ये बिल्कुल राइटिंग में क्लियर है जी कि पहले 2 साल में जी फौज 40,000 अग्निवीर लेगी, जी एयरफोर्स 3,000 लेगी, जी नेवी 3,000 लेगी। जी जी जो कि पिछले मई जून में जो नोटिफिकेशन निकला है, ये मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ जी। फौज पहले 2 साल में 40,000, एयरफोर्स 3,500 और नेवी 3,000। अगले साल दैट इज 3rd ईयर में जी फिर फौज लेगी 45,000 लोग, एयरफोर्स ले जी और नेवी फिर से लेगी 3,000 लोग। जी चौथे साल में फौज लेगी 50,000, एयरफोर्स लेगी 5,300 और नेवी लेगी फिर से 3,000। जी ये फिगर्स बिल्कुल स्पेसिफाइड हो, जी जी इसमें हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फौज की रिक्वायरमेंट है और ये फौज का जो वेस्टेज रेट है, जो हमारे लोग रिटायर होते हैं हर साल, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया। अच्छा सर, एक सवाल जो अभी शायद आपसे नहीं पूछा गया होगा, मेरे मन में वो सहज उठ रहा है। जब ये आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो क्या इन्हें अग्निवीर के तौर पर संबोधित किया जाएगा? जिस भी रेजिमेंट के ये अंग होंगे, जिस टुकड़ी के भी अंग होंगे।
ये सवाल अपने आप में जायज है और बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है जी। जब आप कहते हैं फौज ज्वाइन करेंगे, मेरे तरफ से फौज ज्वाइन का मतलब हो गया जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो यस, आप 100% अग्निवीर के खिताब से ही नवाजे जाएंगे। आपको एड्रेस अग्निवीर के तौर पर ही किया जाएगा। ओके। जो 4 साल आप फौज में गुजार रहे हैं, हालांकि आपके जो रैंक स्टेटस है उसमें वो अग्निवीर लिखा जरूर जाएगा, लेकिन हमारे रेजिमेंट्स में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक कुक है तो उसको कुक बुलाया जाएगा, वो भी सिपाही होता है जी। अगर एक सफाई वाला कर्मचारी है उसे भी सिपाही बुलाया जाएगा जी। वो भी लाश नायक बनेगा, वो भी नायक बनेगा और वो भी अपनी काबिलियत के हिसाब से हवलदार बनेगा। मैं आपको बड़ी फक्र से बता सकता हूँ कि हमारे ट्रेड्समैन जो कि समझा जाता है कि वो ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि वो सफाई वाला भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है, लेकिन इनके पास अगर काबिलियत है तो ये ऑनरेरी रैंक ऑफ जेसीओ से भी रिटायर होते, जो अपने आप में बताता है कि रेजिमेंट में आने के बाद आप रेजिमेंट में जब एक बार आ जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे रेजिमेंट के सिपाही हैं, आप मेरे फौजी आदमी हैं। एक सवाल सर और उठता है कि जब 4 साल के बाद 25% लोगों को नियमित किया जाएगा तो फिर वो सेना के स्थायी अंग के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर, सैनिक के तौर पर स्वीकार कर लिए जाएंगे, फिर भी वो अग्निवीर कहे जाएंगे तब भी? मुझे आपका ये सवाल एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा, मेरे को समझ नहीं आया। सवाल ये है कि 4 साल में जब ये पूरी सेवाएं दे देंगे जिनकी भर्ती हुई है अग्निवीर के तौर पर, 75% लोगों को तो बाहर किया जाएगा जिनको राज्य सरकारें या और अन्य जगहों पर नौकरियां दी जाएंगी, 25% लोग वो स्थायी रूप से सेना के ही अंग रहेंगे, तब भी क्या ये अग्निवीर के तौर पर ही जाने जाएंगे? नहीं, तब ये अग्निवीर के तौर पर नहीं जाने जाएंगे, ये परमानेंट एग्जॉर्ब हो जाएंगे। ये नॉर्मल जो हमारे अपने अब तक के सिपाही चले आ रहे हैं वो उस कैटेगरी के आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, और यही जानकारी देश को भी पता होना चाहिए। बहुत सामान्य शब्दों में आपने समझाया है। अंतिम सवाल मेरा यही है, धन्यवाद तो मैंने आपका कह दिया, लेकिन एक सवाल जाते जाते कि आपको क्या लगता है कि ये अग्निवीर योजना भारतीय सेना की ताकत में कितना गुना इजाफा कर पाएगी अगर भारतीय सेना का रण कौशल इनको पूरी तरीके से मिल गया तो? जहां तक इजाफे की बात है, मैं इजाफा बड़ी फ्रैंकली आपको बताऊंगा कि इजाफा नहीं होगा। आर्मी का जो स्टैंडर्ड है वो वैसा ही रहेगा जैसा इंडियन आर्मी का इस समय है जी। लेकिन जो लोगों की घबराहट थी कि स्टैंडर्ड गिर जाएगा, मेरे को लगता है कि इंडियन आर्मी का अपना काम करने का तरीका इतना स्ट्रांग है कि वो कभी अपने स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं देगा। इजाफे की जो बात है, यस, इजाफे में फायदा जो होगा, जो मेन फायदा होगा वो है सरकार को कि यस, कुछ भी कह लीजिए, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है कि हमारा पेंशन बजट बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, जो अपने आप में इकोनॉमी के ऊपर एक तरीके से बोझ जरूर बढ़ाता है और बढ़ता चला जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर देश और सोसाइटी एक अच्छी आर्मी मेंटेन करना चाहता है तो ये बजट का जो हम बात करते हैं कि लोगों को कि भाई ये हमारे पेंशन बजट का भार बढ़ रहा है, ये भार आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो कल पाकिस्तान और चाइना आपके यहाँ पर होगा जी। अब आपने अपनी चूज करना है कि आप अपनी स्वतंत्रता, आप अपना डेमोक्रेसी, आप अपनी फ्रीडम किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। जहां तक स्टैंडर्ड का सवाल है, इंडियन आर्मी इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर देश को आज पेंशन बिल से रिलेटेड तकलीफ है, चैलेंज है, तो हम उसमें मदद करें। और उसको मदद करते समय चाहे हम अग्निवीर 4 साल के लिए लें, चाहे हम अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग पर लें, लेकिन हम अपने किसी भी हालत में स्टैंडर्ड्स को डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है
ये जीवन और मौत का सवाल है। बॉर्डर के ऊपर एक दूसरी कंट्री का सिपाही मेरे अंदर आ जाएगा, मेरे स्टैंडर्ड्स में मैंने किसी तरह की कोई कमी रखी, लापरवाही रखी, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, ये मैं आपको अपने खून से लिख कर दे सकता हूँ, इंडियन आर्मी अपने स्टैंडर्ड्स को किसी भी हालत में कमजोर नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शैलेंद्र। और देश को पूरा भरोसा है, और किस तरीके से इकोनॉमी पे जो बोझ पड़ेगा उसको भी बड़े साधारण शब्दों में आपने समझाया। और ये बोझ इस देश की आवाम पूरी तरीके से उठाने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि आवाम की यही चाहत है कि दुश्मन की नजर अगर हमारे ऊपर गलत पड़ी तो हम उसका वो हाल करेंगे जो अभी तक हमारी भारतीय सेना करती आई है, जिस पर 135 करोड़ लोगों को नाज है। और ये नाज बरकरार रहेगा, क्योंकि सेना का भी वादा है कि अग्निवीर देश की सीमा के प्रहरी बनेंगे और भारतीय सेना का स्टैंडर्ड कतई गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसकी दाद पूरी दुनिया देती है। और ये भरोसा और ये पूरा विश्वास देश के लोगों को, राजनीतिक दलों को, सरकार को भी होना चाहिए और है। हाँ, इसमें आलोचनाओं का स्थान है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र के जरिए आगे बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई कमियां हैं तो उसे जरूर बताना चाहिए, उसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार लाने की पूरी कोशिश भी करते रहना चाहिए। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।